स्वागत है सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 सतह रसायन और सरफेस केमिस्ट्री की न्यू क्वेश्चन बैंक और उसमें संपूर्ण प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बैंक जो है न्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एमपी विमर्श पोर्टल के द्वारा जारी की गई संशोधित प्रश्न बैंक है। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको उत्तर भी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो वीडियो है केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और आपने यदि इनको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 न्यू क्वेश्चन बैंक 2021 केमिस्ट्री जाकर चेक कर सकते हैं और वहां पर आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारा चैप्टर है जो कि यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन है, जो कि 4 अंक इसके लिए हैं। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न एक है, रिक्त स्थान एक है और एक यहाँ पर 2 अंक का प्रश्न है। तो 4 अंक इस चैप्टर पर दिए गए हैं और इसी के अनुसार हमें तैयारी करना है। और इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना हमको, सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा 5 है इसमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पोर्शन को हटाया गया है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन यानी कि जो पायस है, पायस के प्रकार है। इसी के साथ साथ कैटालिसिस है जो उत्प्रेरण अभिक्रिया है, उत्प्रेरण है ना। तो कैटालिसिस के साथ साथ यहाँ पर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरण है समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, इसी के साथ में एंजाइम उत्प्रेरण है, ये जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो बहुविकल्प प्रश्न है तो 2 यहाँ पर दिए हैं। तो जरूर नहीं कि इन दोनों में से प्रश्न आए, आप थोड़ा सा और भी बहुविकल्प जरूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर अधिशोषण की क्षमता और अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो देखिए केवल भौतिक प्रकृति, केवल रासायनिक, तो यहाँ पर उत्तर आपके लिए हाईलाइट कर ही रखा है। तो आप सीधे सीधे उत्तर से समझ लीजिएगा भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर। उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है तो ये भौतिक अधिशोषण जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। और किसका प्रयोग निम्न में से हम कोलाइड बनाने में नहीं होता है तो धातु सल्फाइड का नहीं होता है। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, अवक्षेप का कोलाइड विलयन में जो परिवर्तन होता है इसे हम कहते हैं पेप्टीकरण। वैद्युत अपघटन के द्वारा कोलाइड विलयन का अवक्षेपण जो होता है ये कहलाता है स्कंदन। और धुआं जो होता है एक ऋणावेशित कोलाइड होता है। हार्डी सुल्जेनियम स्कंदन शक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। तो देखिए 3 अंक के यहाँ पर हमें 5 प्रश्न दे रखे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। तो देखिए 3 अंक दिए हैं, वहां पर 2 अंक दिए थे और यहाँ पर 3 दे दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम 2 और 3 दोनों के हिसाब से उत्तर को यहाँ पर लिखा है, आप दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए फिटकरी जो होती है, ठीक है, फिटकरी जिसे हम पोटाश एलम भी कहते हैं, इसका नाम पोटाश एलम भी होता है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी, तो देखिए बहता हुआ रक्त कब, ये शेविंग कर दाढ़ी बनाने के समय की बात है। दाढ़ी बनाते हैं, ब्लेड से कट जाता है तो वहां पर हम फिटकरी मलते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो देखिए रक्त जो होता है ये एक होता है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। तो रक्त एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है और इसका स्कंदन करने के लिए हमें एक धनावेशित आयन की आवश्यकता होती है। और ये धनावेशित आयन जो होता है ये मिलता है फिटकरी से। तो फिटकरी में उपस्थित जो Al3 पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो फिटकरी का आप सूत्र देखते हैं K2SO4 Al2SO4 3/24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है ना। ये एक द्विक लवण है, फिटकरी जो होता है एक द्विक लवण है। और तो इसके अंदर Al होता है यानी कि एल्यूमिनियम आयन्स होते हैं और ये आयन होते हैं पॉजिटिव। और रक्त है एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, तो इसके स्कंदन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को हमें स्कंदित करना है, उसके लिए पॉजिटिव आयन की आवश्यकता होती है और वो मिल जाते हैं फिटकरी से। तो इस प्रकार फिटकरी जो होती है रक्त के ऋणावेशित आयनों को स्कंदित कर देती है, खून का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना जो होता है वो रुक जाता है।
तो जिससे रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त वाहिनियां जो होती है बंद हो जाती है और रक्त का बहना रुक जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो देखिए आकाश का रंग नीला जो होता है वो क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, है ना, क्योंकि ये कण जो है वायुमंडल में है और ये धूल के कण जब वायु में मिलते हैं तो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बन जाता है और इन धूल के कणों के कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और इसी के कारण जो आकाश होता है वो उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर दे सकते हैं, यानी कि जो वायुमंडल में धूल के कण हैं वो एक प्रकार के कोलाइडी विलयन का निर्माण कर रहे हैं और जब उसमें से कोलाइडी विलयन में से प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव या प्रकीर्णन की घटना बन जाती है जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है, दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए ये प्रश्न आपके फिजिक्स से संबंधित भी है और केमिस्ट्री से संबंधित। केमिस्ट्री में हम यहाँ पर प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव जो घटना होती है उससे जोड़कर इसके उत्तर को देखते हैं। फिजिक्स में हम उसे उसके हिसाब से देखते हैं। चलिए तो देखिए सूर्य उगते और अस्त होते समय जो होता है लाल दिखाई देता है। तो ये लाल दिखने का जो कारण है ये क्या है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना, ये भी वही घटना है। तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और सूर्योदय एवं सूर्य अस्त होते समय सूर्य जो होता है ये क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है ये सबसे अधिक होता है। इसके कारण इसकी किरणें जो होती है वो कम बिखरती है, मतलब इसका फैलाव कम होता है और ये सीधे हम तक पहुंचता है। बाकी अन्य सभी जो शेष रंग होते हैं ये क्या करते हैं? ये वायुमंडल में बिखर जाते हैं और वायुमंडल में बिखर जाने की वजह से सिर्फ लाल रंग ही जो होता है हम तक पहुंच पाता है ना। तो सीधा उत्तर हम कहें तो ये भी प्रकीर्णन के कारण होने वाली जो घटना होती है उसी के कारण ये हमें लाल दिखाई देता है और उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो अधिक होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, मतलब वो फैलता है इधर उधर, कम होता है, वो सीधा हम तक पहुंचता है। बाकी अन्य रंग जो है इधर उधर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण जो होता है क्यों घटता है? तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? तो देखिए भौतिक अधिशोषण जो होता है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा अधिशोषक जो कि ठोस और गैस अधिशोष्य, और इस प्रकार से यहाँ पर ठोस पर गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा मुक्त हो रही है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ताप बढ़ाने जब हम ताप बढ़ाते हैं तो साम्य जो होता है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि इस दिशा में ताप वृद्धि का प्रभाव नष्ट होता है। अतः भौतिक ये ली शातिलिय का सिद्धांत है और उसी का नियम है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण जो है वो ताप बढ़ने के साथ साथ घट जाता है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार लिखिए। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर बताना है और भौतिक अवस्थाएं जो होती है पदार्थ की, जैसे ठोस, द्रव, गैस होती है, इनके आधार पर हमें बताना है कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस अवस्था पर हम देखते हैं तो ठोस, द्रव, गैस को मिलाएं तो कुल 9 प्रकार बनते हैं, पर उसमें से एक प्रकार नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कुल 8 यहाँ पर हमारे सामने बन जाते हैं। अब देखिए आपको सीधा यहाँ पर तरीका है इन्हें बनाने का। जैसे आप पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं लिखते हैं, ठोस है, द्रव है और एक गैस होती है। ठीक है, अब इन तीनों के सामने प्रत्येक को आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ठोस के साथ ठोस ले लीजिए, ठीक है, फिर इसके साथ भी ठोस ले लीजिए, इसके साथ भी ठोस लिख लीजिए, फिर आप इन तीनों को फिर से लिखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब क्या करेंगे, तीनों के साथ जैसे आप ठोस ठोस ले चुके हैं तो अब यहाँ पर द्रव द्रव ले सकते हैं, द्रव द्रव द्रव, और इसी प्रकार से गैस गैस गैस। इस प्रकार से आपका ये 9 प्रकार इसमें बन जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना है कि एक प्रकार जो होता है वो नहीं बनता है। अब वो कौन सा नहीं बनता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले है आपका ठोस और ठोस का। तो ठोस और ठोस जो होते हैं
इस प्रकार से बना हुआ कोलाइड विलयन होता है वो ठोस सॉल्व कहलाता है। रंगीन कांच है, रत्न है, प्रस्तर है, यानी कि जो कांच वाले रंगीन पत्थर होते हैं, ये सब इसके उदाहरण है। और यहाँ पर ये आपको समझना है कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो द्रव है, यानी कि द्रव में ठोस मिला हुआ है तो उसे हम कहते हैं सॉल्व। प्रलेपेंट है, कोशिका तरल है आदि इसके उदाहरण है। ठोस और गैस एरोसोल बनता है, यानी कि गैस में ठोस हैं वो मिले हुए हैं। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर धुआं है, धूल है, इसके उदाहरण है। इसी प्रकार से द्रव और ठोस है, जेल बनेंगे, पनीर, मक्खन, जेली। द्रव और द्रव इमल्सन पायस होता है, इसमें जो क्रीम होती है, बालों की क्रीम वगैरह, उदाहरण दे सकते हैं। द्रव और गैस, यानी कि गैस में द्रव है तो एरोसोल जो होता है, धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे आदि, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्यम जो चीजें होती है, परीक्षण माध्यम, ये ज्यादा मात्रा में होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें कम मात्रा में होती है। इस प्रकार से आप समझना इन चीजों को, है ना। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रकार यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे ठोस है, ठोस के अंदर गैस मिली हुई कम मात्रा में, तो फ्यूमस पत्थर है, फोम है, रबर है आदि इसके उदाहरण है। और द्रव है, द्रव में गैस है, तो द्रव में गैस है, फोम इसका उदाहरण है। फैन, फैटी हुई क्रीम, साबुन की झाग आदि। तो इस प्रकार आप देखते हैं तो यहाँ पर गैस तो एक यहाँ पर जो प्रकार है गैस में गैस का, वो आप नहीं देख पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर दोनों चीजें गैस हो वो नहीं आ रही है ना। बाकी गैस के अंदर ठोस है, द्रव है, द्रव में भी ठोस, द्रव, गैस है, और ठोस में भी सभी है। तो गैस और गैस का कोलाइड विलयन नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये 8 कोलाइड विलयन बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आज की जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।